कहानी की शुरुआत में हम ला पाल्मा नाम के एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड को देखते हैं, जिसमें कुछ टूरिस्ट बोट राइड के मजे ले रहे होते हैं। उन्हीं में हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़की स्विमिंग करने के लिए समंदर में कूद जाती है, लेकिन उसके कूदने के कुछ देर बाद ही समंदर का पानी अचानक से उबलने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की पानी में ही मर जाती है। अपने चारों तरफ पानी को उबलता देख कैप्टन बोट को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की की दोस्त कैप्टन को ऐसा नहीं करने देती और अपने दोस्त को बचाने के लिए कहती है। और इसी दौरान पानी इतना गर्म हो जाता है कि उनकी बोट भी टूट जाती है और वो सब टूरिस्ट मारे जाते हैं। और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है, जिसमें हमें ला पाल्मा आइलैंड के बारे में पता चलता है। दरअसल 1949 में इस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा था, जिसके बाद से यहाँ पर कई सारे भूकंप के झटके आए और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये आइलैंड अब कभी भी खत्म हो सकता है। अब हम एक परिवार को देखते हैं, जिसमें फेडरिक, उसकी पत्नी जेनिफर और उसके दो बच्चे होते हैं, जिनका नाम सारा और टोबी होता है। ये परिवार ला पाल्मा आइलैंड पर अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने आया होता है। फेडरिक अपने परिवार के साथ पिछले 7 सालों से यहाँ आता रहता है और इसी वजह से रिजॉर्ट वाले इनके रूम को अपग्रेड करके प्रीमियम अपार्टमेंट कर देते हैं, जिसे देखकर परिवार के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जाकर अपना अपना रूम देखते हैं। इसी दौरान हम एक जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को देखते हैं, जिसमें एना, अल्वारो और हाकुर नाम के 3 लोग ज्वालामुखी की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। इन्हीं के बीच हम मैरी को देखते हैं, जो अपने कंप्यूटर में चेक करती है कि जो मॉनिटरिंग यूनिट उन्होंने पहाड़ों में लगाए थे, उनका कनेक्शन टूट चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए वो अगले दिन हाकुर के साथ उन पहाड़ों में जाती है। फिर मैरी हाकुर को बताती है कि वो इन पहाड़ों में ग्राउंड वाटर पर सर्च कर रही है, ये देखने के लिए कि ग्राउंड वाटर से पहाड़ों में किस तरह का बदलाव आता है। फिर वो लोग अपने ट्रांसमीटर को ढूंढते हुए पहाड़ों के अंदर जाते हैं, जहाँ पर बहते हुए पानी को देखकर मैरी उस पानी का सैंपल ले लेती है और कहती है, ऐसा पहले तो नहीं हो रहा था। फिर उन दोनों को वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए चमगादड़ भी दिखते हैं और वहाँ की एयर क्वालिटी भी बहुत खराब होती है। जब वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। फिर आखिरकार उन्हें अपना ट्रांसमीटर मिल जाता है, लेकिन वो टूटा हुआ होता है। वो दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़ी सी दरार दिखाई देती है, जिसे देखकर वो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। मैरी तुरंत वापस आकर अल्वारो को इन सब के बारे में बताती है और कहती है कि हमें लोगों को अलर्ट कर देना चाहिए कि ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। लेकिन अल्वारो सोच में पड़ जाता है और मैरी से कहता है, ये छोटी मोटी दरारें तो आती रहती है, वो ज्वालामुखी है तो थोड़ी बहुत हलचल तो होगी ही, तुम अपना ट्रांसमीटर लगाओ और मुझे रिपोर्ट देते रहो। इसके बाद हाकुर और मैरी आपस में बात करते हैं और हाकुर बताता है कि ज्वालामुखी के समंदर की तरफ जो दरार है, वो अगर टूट गई तो पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर में गिर जाएगा, जिससे आइलैंड पर बहुत भयानक सुनामी आ जाएगी। ये सब बात जानकर मैरी कहती है, फिर तो हमें लोगों को आइलैंड से बहुत जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन हाकुर बताता है कि अल्वारो दोबारा ऐसा रिस्क नहीं लेगा। उसने पहले भी एक अलर्ट जारी किया था, जिससे आइलैंड पर टूरिज्म बर्बाद हो गया था, लेकिन उस अलर्ट के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से अल्वारो की जॉब जाते जाते बची और इसी वजह से वो फिर से वैसी ही गलती नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम फेडरिक और उसके परिवार को देखते हैं, जो बीच पर मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका बेटा टॉबी गायब हो जाता है। फेडरिक और उसका पूरा परिवार टेंशन में होकर उसको इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर कुछ देर बाद उन्हें टॉबी एक चट्टान पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। टॉबी वहाँ खड़ा होकर समंदर में देख रहा होता है, जहाँ पर सारे कछुए वहाँ से दूर जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैरी पहाड़ से लाए हुए पानी का टेस्ट करती है, लेकिन उस पानी में कोई भी मिनरल नहीं होते, जिसका मतलब वो पानी जमीन से नहीं आ रहा। तो फिर कहाँ से आ रहा है? अब इस बात का पता लगाने के लिए मैरी हाकुर के साथ फिर से ज्वालामुखी वाले पहाड़ पर जाती है। वहां पहुंचकर उनको पहाड़ के बीचों बीच एक नई दरार दिखाई देती है, जिसे देखकर मैरी अपने डिवाइस से उस दरार की चौड़ाई नापने लगती है। इसी दौरान लैब में एना और अल्वारो नोटिस करते हैं कि ज्वालामुखी वाले पहाड़ पर लेवल 5 का भूकंप आने वाला है, जिसे देखकर अल्वारो तुरंत मैरी को फोन मिलाता है और उसे पहाड़ से दूर जाने को बोलता है। इधर मैरी भी देखती है कि उस दरार से जहरीली गैस निकलना शुरू हो गई है। मैरी और हाकुर तुरंत अपना सामान लेकर वहां से भागते हैं। भागते हुए मैरी को वहां पर कुछ टूरिस्ट भी नजर आते हैं, जिन्हें देखकर मैरी उनको भी वहां से भागने को कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। पहाड़ के उस एरिया में जहरीली गैस फैल जाती है और लोगों का दम घुटने लगता है। मैरी भी एक ढलान से नीचे गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मैरी को होश आता है और वो हॉस्पिटल में होती है।
मैरी उठकर अपने कमरे से बाहर जाती है और अलवारो से मिलती है। अलवारो उसको बताता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ज्वालामुखी के पहाड़ों से ऐसे गैस का निकलना बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन मैरी को समझ आ जाता है कि ये बस आने वाली तबाही की शुरुआत है। इसलिए वो अलवारो को इमरजेंसी अलर्ट जारी करने को कहती है, लेकिन अलवारो अपनी पहले की गलती से डरा होता है कि कहीं ये अलर्ट भी गलत निकला तो टूरिज्म का क्या होगा। अब इसी बात पर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है और फिर आखिर में वो दोनों मेयर के पास जाते हैं, लेकिन मेयर भी अलवारो की बात से सहमत होती है। इसलिए अलवारो कहता है तुम एक काम कर सकती हो कि ज्वालामुखी की एक्टिविटीज को लगातार मॉनिटर करके मेयर को रिपोर्ट भेजती रहो। लेकिन मैरी कहती है हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा, ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। इसके बाद वो जाकर अपने छोटे भाई से मिलती है और उसको आइलैंड छोड़कर जाने को कहती है। फिर वो वापस से ऑफिस में आकर देखती है कि ज्वालामुखी के अंदर का दबाव लगातार बढ़ रहा है और हल्के हल्के भूकंप के झटके आने भी शुरू हो गए हैं। मैरी तुरंत इस बात की खबर अलवारो को करती है और वो बिना देरी किए इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एयरपोर्ट से एक प्लेन टेक ऑफ करता है और उसी दौरान ज्वालामुखी से बहुत सारा काला धुआं और राख निकलती है, जिसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। उधर प्लेन के पायलट को फ्लाइट कैंसिल करने को कहा जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वो प्लेन सीधा धुएं के बीच से होकर गुजरता है और क्रैश हो जाता है। इस हादसे को देखकर वहाँ मौजूद लोग बहुत घबरा जाते हैं। अलवारो मैरी और अपनी टीम के साथ मेयर और बाकी टीम मेंबर से बात करता है कि उन्हें अब इमरजेंसी अलर्ट जारी कर देना चाहिए और लोगों को आइलैंड से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन वो लोग अभी भी आइलैंड पर पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते और अलवारो की इस बात को नहीं मानते। मेयर के मेंबर्स का ये रिएक्शन देखकर अलवारो समझ जाता है और कहता है मेयर के ये लोग कुछ नहीं करने वाले, वो फ्लाइट्स भी बंद हो चुकी है लेकिन फेरीज चल रही है, तो हमें लोगों को पानी के रास्ते बाहर निकालने के बारे में सोचना चाहिए। अलवारो मैरी और एना को भी आइलैंड छोड़कर जाने को कहता है। मैरी उसकी बात मानती है और उसको गले लगाकर वहाँ से निकल जाती है। घर जाकर देखती है कि उसका भाई घर पर नहीं होता। फोन करने पर पता चलता है कि उसके भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। मैरी तुरंत भागते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है, जहां पर पुलिस ने उसको पकड़ा होता है। मैरी अपने भाई को बचाने के चक्कर में पुलिस वाले पर हाथ उठा देती है, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसके भाई को छोड़कर उसी को ही पकड़कर जेल में डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ घंटों के बाद ज्वालामुखी शांत हो जाता है और आइलैंड पर मौजूद सभी टूरिस्ट बेफिक्र होकर आइलैंड पर घूमने लगते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं जेनिफर के भाई को, जो नॉर्वे में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम करता है। उसको खबर लग जाती है कि आइलैंड पर बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। वो देखता है कि ला पाल्मा आने और जाने वाली सभी फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, लेकिन एक फ्लाइट अभी भी ऑन टाइम है। इसलिए वो अपनी बहन जेनिफर को कॉल करता है और उसको तुरंत वहाँ से निकलकर एयरपोर्ट पहुँचने को कहता है। फेडरिक को भी इस बात का पता चलता है और वो तुरंत अपने परिवार को लेकर रिजॉर्ट से निकल जाता है। बाहर जाकर वो टैक्सी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी टैक्सी वाला रुकने को तैयार नहीं होता। इसीलिए फेडरिक एक आदमी की कार को चुराकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर में ही वो लोग बोट के पास पहुँच जाते हैं, जो उन्हें एयरपोर्ट लेकर जाएगी। लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो आदमी फेडरिक को पकड़ लेता है, जिसकी कार उसने चुराई होती है। फेडरिक अपने परिवार को बोट पर चढ़ा देता है और खुद उस आदमी से लड़ाई करने लगता है। फिर आखिरकार वो उस आदमी को पैसे देकर मैटर को खत्म करता है और जल्दी से भागकर बोट पर जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और बोट वहाँ से निकल जाती है। फेडरिक जाकर दूसरी बोट की टिकट लेता है, लेकिन तभी आइलैंड पर इमरजेंसी अलर्ट जारी हो जाता है, क्योंकि अलवारो ने ज्वालामुखी का प्रेशर फिर से बढ़ते हुए देखा और इस बार बिना वक्त गवाए इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वहाँ फेडरिक को पता चलता है कि उस बोट ऑपरेटर के पास कोई भी बोट नहीं बची। ये खबर सुनकर फेडरिक हिम्मत हार जाता है, लेकिन तभी फेडरिक का एक दोस्त वहाँ आता है और कहता है हमारे पास बोट है, तुम मेरे साथ चलो। फिर जैसे ही फेडरिक बोट पर चढ़ता है तो ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाता है, जिससे पूरे आइलैंड पर अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर उसी बोट में चढ़ने की कोशिश करती है जिसमें फेडरिक बैठा होता है, लेकिन उनकी बोट पर जगह नहीं होती। इसलिए फेडरिक अपनी जगह उस औरत को दे देता है और अपने दोस्त से कहता है मैं अपने लिए इंतजाम कर लूंगा, तुम अपनी जान बचाओ। उधर हम देखते हैं मैरी के भाई को, जो भगदड़ का फायदा उठाकर जेल के अंदर जाकर अपनी बहन को वहाँ से छुड़ा लेता है। अपनी बहन के साथ साथ वो बाकी कैदियों को भी वहाँ से छुड़ा देता है। मैरी अपने भाई के साथ बंदरगाह की तरफ भागती है, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात फेडरिक से होती है, जो उन्हें बताता है कि भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारे बोट्स पहले ही जा चुके हैं। लेकिन मैरी का भाई एरिक बताता है कि उसके पास एक बोट है और वो लोग फेडरिक को भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग अपनी बोट के पास पहुंचते हैं तो उनके पीछे से गोली की आवाज आती है। वो लोग पीछे देखते हैं तो वो एक कैदी होता है, जिसको एरिक ने थोड़ी देर पहले ही जेल से रिहा किया था। वो आदमी उनको गन दिखाकर डराता है
और उनकी बोट लेने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक उस आदमी से हाथापाई करने लगता है, जिस हाथापाई में एरिक को गोली लग जाती है। ये देखकर फेडरिक भी उस आदमी से लड़ने लगता है और जैसे तैसे करके उस आदमी को मार देता है। लेकिन उनकी मुसीबत खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी उस कैदी के साथी भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फेडरिक तुरंत मैरी के साथ बोट लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेनिफर के भाई को देखते हैं, जो अपने टीम मेंबर के साथ बात करता है, जो उसे बताता है कि ला पाल्मा की हालत बहुत बुरी है, लेकिन वहाँ पर एक सेफ पॉइंट है जहाँ पर लोगों की जान बच सकती है, जो कि टेनरिफ नाम की जगह पर है। और वहीं पर हम जेनिफर को देखते हैं, जो अपने बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर चेक इन की लाइन में खड़ी होती है। इसी बीच सारा को एयरपोर्ट पर अपनी दोस्त दिखाई देती है, जिसे देखकर सारा उससे मिलने जाती है और अपनी माँ से वादा करती है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। फिर कुछ देर बाद जेनिफर अपने बेटे के साथ फ्लाइट में चढ़ जाती है और फ्लाइट अटेंडेंट से कहती है कि मेरी बेटी भी आ रही है। वो फ्लाइट अटेंडेंट कहती है, मैम अगर आपकी बेटी के पास रिस्ट बैंड है तो वो जरूर आ जाएगी। उधर सारा अपनी दोस्त चार्ली से मिलती है, जो सारा को बताती है कि वो फ्लाइट में नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास रिस्ट बैंड नहीं है। तो ये सुनकर सारा उसको एक रिस्ट बैंड पहना देती है, जो एक्चुअल में उसके पिता का होता है। वहीं हम देखते हैं अलवारो और हाकुर को, जो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को जी भर के जीने के लिए ज्वालामुखी के बिल्कुल पास चले जाते हैं और उसको बहुत करीब से देखते हैं। इतने में ही ज्वालामुखी फट जाता है और वो दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। उधर मैरी और फेडरिक एक बीच पर पहुंच जाते हैं और मैरी देखती है कि ज्वालामुखी फटने की वजह से समंदर में सुनामी आने वाली होती है और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचता। उधर फ्लाइट टेक ऑफ करने का समय भी हो जाता है और जेनिफर देखती है कि सारा अभी भी प्लेन के अंदर नहीं आई होती, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर वापस एयरपोर्ट पर चली जाती है। इसी बीच नॉर्वे में जेनिफर के भाई को पता चलता है कि आइलैंड पर तबाही शुरू हो गई है और इसीलिए वो अपने सीनियर्स को बिना बताए मीडिया के सामने सेफ पॉइंट के बारे में बता देता है। ये खबर सब जगह फैल जाती है। फेडरिक को भी जेनिफर के भाई का मैसेज आता है और उसे सेफ पॉइंट के बारे में पता चल जाता है। ये जानकारी मिलते ही फेडरिक मैरी को लेकर सेफ पॉइंट की तरफ निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि सारा अपनी दोस्त चार्ली के साथ फ्लाइट में आकर बैठ जाती है और अपनी माँ को फोन करती है, लेकिन जेनिफर तो एयरपोर्ट पर होती है, इसलिए वो सारा को कहती है, बेटा तुम फ्लाइट से मत उतरना। तभी जेनिफर के पास भी सेफ पॉइंट की जानकारी आ जाती है। एयरपोर्ट में एक वर्कर भी होता है, जो उन दोनों को एयरपोर्ट पर देखकर अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन टॉबी पता लगा लेता है कि सेफ पॉइंट एग्जैक्टली है कहाँ। वो एयरपोर्ट वर्कर भी उस लोकेशन को देखता है और कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, ये जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इन सब के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि समंदर की एक बहुत बड़ी लहर एयरपोर्ट के पास आ रही होती है और वो फ्लाइट भी टेक ऑफ नहीं कर पाती। समंदर की लहरें सीधा जाकर प्लेन से टकराती है और प्लेन में बैठे सभी लोग पानी में डूब जाते हैं। उधर जेनिफर एयरपोर्ट वर्कर के साथ सेफ पॉइंट की तरफ जा रही होती है। फेडरिक और मैरी भी अपनी बोट को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। समंदर की दो बड़ी बड़ी लहरें आपस में टकराती है और कुछ देर बाद शांत हो जाती है। सेफ पॉइंट पर काफी सारे लोग आए होते हैं और वहीं पर फेडरिक को अपनी पत्नी और बेटा भी दिखाई देता है, जिनको देखकर वो बहुत खुश होता है और राहत की सांस लेता है। उधर हम फ्लाइट में देखते हैं, जहां पर सारा और उसकी दोस्त चार्ली अभी भी जिंदा होती है। वो दोनों फ्लाइट से बाहर जाती है और बर्बादी का खौफनाक मंजर देखती है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम आकर बचे हुए लोगों को वहां से बाहर निकाल लेती है और सारा और चार्ली भी आखिरकार अपने परिवार से मिल जाती है। और इसी के साथ हमारी ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।